अपनी शादी की बात सुनकर शिखा फट पड़ी। कहने लगी, क्या एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप सबको तसल्ली नहीं हुई? जो फिर से, अरे छोड़ दो ना मुझे मेरे हाल पर। जाओ निकलो मेरे कमरे से, कहकर उसने अपने पास पड़े कुशन को दीवार पर दे मारा। नीता आंखों में आंसू लिए कुछ न बोलकर कमरे से बाहर आ गई। आखिर उसकी इस हालत के जिम्मेदार भी तो वही थे। बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ लड़के वालों की हैसियत देखकर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को उस हैवान के संग बांध दिया था। जब भी न सोचा कि आखिर क्यों इतने पैसे वाले लोग एक साधारण परिवार की लड़के से अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं। जरा सोचते कि कहीं शिखा के दिल में कोई और तो नहीं बसा है। वैसे दबे मोही पर कितनी बार शिखा ने बताना चाहा कि वह अमित से प्यार करती है, लेकिन शायद उसके माता पिता यह बात जानना ही नहीं चाहते थे। अमित और शिखा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों दोनों अंतिम वर्ष के छात्र थे। जब कभी अमित शिखा के संग दिख जाता, नीता उसे ऐसे घूर कर देखती कि बेचारा सहम उठता। कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई यह बताने की कि वह शिखा से प्यार करता है, पर मन ही मन शिखा की ही माला जपता रहता था और शिखा भी उसी के सपने देखती रहती थी। सोमेश अच्छा लड़का तो है ही, उसकी हैसियत भी हमसे ऊपर है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा, वरना क्या उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी है इस दुनिया में? शिखा के पिता मोहन ने उसे समझाते हुए कहा था, पर एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि शिखा मन से इस शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। माँ बाप की मर्जी और समाज में उनकी नाक ऊंची रहे, यह सोचकर भारी मन से ही सही, पर शिखा ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता दुखी हो। कहने को तो लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह मांगा दहेज पाया। अब हमारी एक ही तो बेटी है, हमारे पास जो भी है सब उसका ही है, तो फिर क्या हरज है अभी दे या बाद में? यह सोचकर मोहन और नीता उनकी हर डिमांड पूरी करते रहे, पर उनमें तो संतोष नाम की चीज ही नहीं थी। अपने नाते रिश्तेदार को वे यह कहते घाते नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह रही है। लोग भी सुनकर कहते कि भाई मोहन ने तो इतने बड़े घर में अपनी बेटी का ब्याह कर गंगा नहा ली। दिल पर पत्थर रखकर शिखा भी अपने प्यार को भुलाकर ससुराल चल पड़ी। विदाई के वक्त उसने देखा एक कोने में खड़ा अमित अपने आंसू पोंछ रहा था। ससुराल पहुंचने पर नववधू का बहुत स्वागत हुआ। छुई मुई से घूंघट काढ़े हर दुल्हन की तरफ वह भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। वह आया तो शिखा का दिल धड़का और फिर संभला भी। लेकिन सोचिए जरा, क्या बीती होगी उस लड़की पर जिसकी सुहागरात पर उसका पति यह बोले कि वह उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है और वह इस बात के लिए उसे माफ़ कर दे। सुनकर धक रह गया शिखा का कलेजा। आखिर क्या बीती होगी उसके दिल पर जब उसे पता चला कि उसका पति नामर्द है और धोखे में रखकर उसने उसे ब्याह लिया। पर क्यों? क्यों जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया गया? क्यों उसे और उसके परिवार को धोखे में रखा गया? ये सवाल जब उसने अपने पति से पूछे तो कोई जवाब न देकर वह कमरे से बाहर चला गया। शिखा की पूरी रात से सकते ही बीती। उसकी सुहाग रात एक काली रात बनकर रह गई। सुबह नहा धोआकर उसने अपने बड़ों को प्रणाम किया और जो भी बाकी बची रस्में थी उन्हें निभाया। उसने सोचा कि रात वाली बात वह अपनी सास को बताए और पूछे कि क्यों उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन उसकी जबानी नहीं खुली यह कहने को। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे कि करे तो करे क्या, क्योंकि रिसेप्शन पर भी सब लोगों के सामने सुमेश उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उनकी सुहाग रात बहुत मज़ेदार रही। हंस हंस कर वह अपने दोस्तों को कुछ बता रहा था और वे चटकारे ले लेकर सुन रहे थे। शिखा समझ गई कि शायद उसके घर वालों को सोमेश के बारे में कुछ पता न हो। उन सबको भी उसने धोखे में रखा हुआ होगा। पग फेर पर जब मोहन उसे लिवाने आए और पूछने पर कि अपने ससुराल में खुश तो है, शिखा खून का घूंट पीकर रह गई। फिर उसने वही जवाब दिया जिससे मोहन और नीता को तसल्ली हो। एक अच्छे पति की तरह सोमेश उसे उसके मायके से लिवाने भी आ गया। पूरे सम्मान के साथ उसने अपने सास ससुर के पाँव छुए और कहा कि वे शिखा की बिल्कुल चिंता न करे, क्योंकि अब वह उनकी जिम्मेदारी है। धन्य हो गए थे मोहन और नीता संस्कारी दामाद पाकर। लेकिन उन्हें क्या पता कि सच्चाई क्या है। वह तो बस शिखा ही जानती थी और अंदर ही अंदर जल रही थी। शिखा को अपने ससुराल आए हफ्ते भर से ऊपर का समय हो चुका था,
पर इतने दिनों में एक बार भी सोमेश न तो उसके करीब आया और न ही प्यार के दो बोल बोले। हैरान थी वह कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और वह चुप क्यों है, बता क्यों नहीं देती सबको कि सोमेश ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन किससे कहे और क्या कहे, सोचकर वह चुप हो जाती। एक रात नींद में ही शिखा को लगा कि कोई उसके पीछे सोया है। शायद सोमेश है, उसे लगा, लेकिन जिस तरह से वह इंसान उसके शरीर पर अपना हाथ फिरा रहा था उसे शंका हुई। जब उसने लाइट जलाकर देखा तो स्तब्ध रह गई, क्योंकि वहाँ सोमेश नहीं बल्कि उसका पिता था, जो आधे कपड़ों में उसके बेड पर पड़ा उसे गंदी नजरों से घूर रहा था। आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं पिताजी, कहकर वह अपने कपड़े ठीक करने लगी। लेकिन जरा उसका ढीठपन तो देखो, उसने तो शिखा को खींचकर अपने बाहों में भर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। शिखा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ससुर ही उसके साथ। मैं आपकी बहू हूँ, फिर कैसे आप मेरे साथ? वह डर के मारे हकलाते हुए बोली। बहू ठहाके मारकर हंसते वह बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें मुझसे ही वारिस पैदा करना है, और इसलिए ही तो हम तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। सुनकर शिखा को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला शीशा डाल दिया हो। वह कहने लगी, यह कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप? क्या सर्वोहया बेच खाई है? पर वह कहाँ कुछ सुनने समझने वाला था। फिर उसने शिखा के ऊपर झपटा मारा, लेकिन उसने अपने आप को उस दरिंदे से बचाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, सामने ही सोमेश और उसकी माँ खड़े मिले। घबराकर वह अपनी सास से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी कि कैसे उसके ससुर उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, उसे बचा ले। बहुत हो चुका यह चूहे बिल्ली का खेल। कान खोलकर सुन लो तुम कि यह सब जो हो रहा है ना, वह सब हमारी मर्जी से ही हो रहा है, और हम तुम्हें इसी वास्ते इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। ज़्यादा फड़फड़ाओ मत और जो हो रहा है उसे होने दो। अपनी सास के मुंह से भी ऐसी बातें सुनकर शिखा का दिमाग घूम गया। उसे लगा वह बेहोश होकर गिर पड़ेगी। फिर अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, तो क्या आपको भी पता है कि आपका बेटा? हाँ, और इसलिए तो तुम जैसे साधारण लड़की को हमने इस घर में स्थान दिया, वरना लड़कियों की कमी थी क्या हमारे बेटे के लिए? पर मैं ही क्यों? यह बात हमें बताई क्यों नहीं गई? ये सारी बातें शादी के पहले क्यों धोखे में रखा हम आप सब ने हमें? बताइए बताइए ना, चीखते हुए शिखा कहने लगी। आप लोगों को क्या लगता है मैं यह सब चुपचाप सहते रहूंगी? नहीं, बताऊंगी सबको तुम सबकी असलियत। क्या कहा, असलियत बताएगी? किसे? अपने बाप को जो दिल का मरीज है। सोच, अगर तेरे बाप को कुछ हो गया तो फिर तेरी माँ का क्या होगा? कहाँ जाएगी वह तुझे लेकर? दुनिया को तो हम बताएंगे कि कैसे आते ही तुमने घर के मर्दों पर डोरे डालने शुरू कर दिए, और जब चोरी पकड़ी गई तो उल्टे हम पर ही दोष मर रही है। शिखा के बाल खींचते हुए सोमेश कहने लगा, तुमने क्या सोचा कि तू मुझे पसंद आ गई थी, इसलिए हमने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया था? देख, करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो हम चाहेंगे, वरना। बात अधूरी छोड़कर उसने उसे उसके कमरे से बाहर निकाल दिया। पूरी रात शिखा ने बालकनी में रोते हुए बिताई। सुबह फिर उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, जो हो रहा होने दो। क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम किससे रिश्ता बना रही हो और किससे नहीं? आखिर हम तो तुम्हें वारिस जनने के लिए इस घर में बहू बनाकर लाए हैं ना। इस घर और घर के लोगों से घृणा होने लगी थी शिखा को, और अब एक ही सहारा था उसके पास, उसके ननद और नंदोई। अब वही थे जो उसे इस नर्क से आज़ाद करा सकते थे। लेकिन जब उनके मुंह से भी उसने वही सब बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए। वह समझ गई कि उसकी शादी एक साजिश के तहत हुई है। 3 महीने हो चुके थे उसकी शादी को। इन 3 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब शिखा ने आंसू न बहाए हों। उसका ससुर जिस तरह से उसे गिद्ध दृष्टि से देखता था, वह सिहर उठती थी। किसी तरह अब तक वह अपने आप को उस दरिंदे से बचाई थी। इस बीच जब भी मोहन अपनी बेटी को लिवाने आते तो वे लोग यह कहकर उसे जाने से रोक देते कि अब उसके बिना यह घर नहीं चल सकता। उनके कहने का मतलब था कि वे लोग शिखा को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसे कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। मन ही मन खुशी से झूम उठे मोहन, यह सोचकर कि उनकी बेटी का उस घर में कितना सम्मान हो रहा है। लेकिन असलियत से वे वाकिफ नहीं थे कि उनकी बेटी के साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है। शिखा भी अपने पिता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप थी।
लेकिन उस रात तो हद हो गई, जब उसे उसके ससुर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। वह चिल्लाती रही पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। क्या करती बेचारी, उठाकर फूलदान उस दरिंदे के सिर पर दे मारा। और जब उसके चिल्लाने की आवाज़ों से वे सब कमरे में आए तो वह सबकी नजरें बचाकर घर से भाग निकली। अपनी बेटी को यूं अचानक अकेले और बदहवास अवस्था में देखकर मोहन और नीता हैरान रह गए। फिर जब उन्हें पूरी बात का पता चली तो जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आनन फानन में वे अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गए और जब उन्होंने उनसे अपनी बेटी के जुल्मों का हिसाब मांगा और कहा कि क्यों उन्होंने उन्हें धोखे में रखा है, तो वे उल्टे कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने ही अपनी पागल बेटी को उनके बेटे के पल्ले बांध दिया। धोखा तो उनके साथ हुआ है। अच्छा तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे की जांच करवाएं कि वह नपुंसक है या नहीं, और मैं भी अपने बेटे की दिमागी जांच करवाता हूँ। फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। तुम लोग क्या समझे कि हम चुप बैठ जाएंगे? नहीं, इस भ्रम में मत रहना। तुम सब ने अब तक मेरी शालीनता देखी है, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। चाहे दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी अदालत तक क्यों ना जाना पड़े हमें, पर छोड़ूंगा नहीं। तुम सबको तो जेल होगी ही होगी, और तुम्हारा बाप, उसे तो फांसी न दिलवाई तो मेरा नाम भी मोहन नहीं। बोलते बोलते मोहन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मोहन की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि झूठे और गुनाहगार तो वे लोग थे ही। अतः दिन में ही तारे नजर आने लगे उन्हें। क्या सोच रहे हो, रोको उसे। अगर वह पुलिस में चला गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, और मुझे फांसी पर नहीं झूलना है। अपना पसीना पोंछते हुए सोमेश के पिता ने कहा। उन लोगों को लगने लगा कि अगर यह बात पुलिस तक गई तो इज्जत तो जाएगी ही, उनका जीवन भी नहीं बचेगा। बहुत गिड़गिड़ाने पर कि वे जो चाहे उनसे ले ले, जितने मर्जी थप्पड़ मार ले, पर पुलिस में ना जाए। कहीं पुलिस कानून के चक्कर में उनकी बेटी का भविष्य और न बिगड़ जाए। यह सोचकर मोहन को भी यही सही लगा, लेकिन उन्होंने उनके सामने यह शर्त रखी कि सोमेश शिखा को जल्द से जल्द तलाक देकर उसे आज़ाद कर दे, मरता क्या ना करता। बगैर किसी शर्त के सोमेश ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। पहली सुनवाई में ही फैसला हो गया। वहां से तो शिखा आज़ाद हो गई, लेकिन एक अवसाद से घिर गई। जिंदगी भर से उसका विश्वास उठ गया। पूरा दिन बस अंधेरे कमरे में पड़ी रहती, न ठीक से कुछ खाती न पीती, और न ही किसी से मिलती जुलती। कहीं बेटी को कुछ हो ना जाए, कहीं वह कुछ कर न ले, यह सोच सोचकर मोहन और नीता की जान सूखती रहती। बेटी की इस हालत का दोषी वे खुद को ही मानने लगे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि क्या करे। जो फिर से सीखा पहले की तरह हंसने खिलखिलाने लगे, अपनी जिंदगी से उसे प्यार हो जाए। सीखा बेटा, देखो तो कौन आया है। उसकी माँ ने लाइट ऑन करते हुए कहा तो उसने नजरें उठाकर देखा, पर उसकी आंखें चौंधी आ गई। हमेशा अंधेरे में रहने और एकाएक लाइट आंखों पर पड़ने के कारण उसे सही से कुछ दिख नहीं रहा था। पर जब उसने गौर से देखा तो देखती रह गई। अमित हौले से उसके मुंह से निकला। नीता और मोहन जानते थे कि कभी शिखा और अमित एक दूसरे से प्यार करते थे, पर कह नहीं पाए। शायद उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया, और खुद ही वे उसकी ज़िंदगी का फैसला कर बैठे। लेकिन अब अमित ही उनकी बेटी के होठों पर मुस्कान बिखेर सकता था। वही है जो जिनके भर शिखा का साथ निभा सकता है। यह सोचकर उन्होंने अमित को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। बहुत संकुचाहट के बाद अमित ने पूछा, कैसी हो शिखा? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है मुझे भूल गई। अरे मैं अमित हूँ अमित। अब याद आया, उसने उसे हंसाने के इरादे से कहा, पर फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे अमित उसे पुरानी बातें, कॉलेज के दिनों की याद दिलाने लगा। कहने लगा कि कैसे वे दोनों सबकी नजरें बचाकर रोज मिलते थे, कैसे कैंटीन में बैठकर कॉफ़ी पीते थे। अमित उसे उसके दुख भरे अतीत से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, पर शिखा थी कि बस सुनने में ही देखे जा रही थी। शिखा की ऐसी हालत देखकर अमित की आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगा, आखिर तुम्हारी क्या गलती है शिखा, जो तुमने अपने आप को इस काल कोठरी में बंद कर रखा है? ऐसा करके क्यों तुम खुद को सजा दे रही हो? क्या अंधेरे में बैठने से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, या जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसे सजा मिल जाएगी? बोलो तो मैं क्या करूं अमित, क्या करूं मैं? मैंने तो वही किया ना जो मेरे मम्मी पापा ने चाहा, फिर क्या मिला मुझे? अपनी आंसू पोंछते हुए शिखा कहने लगी।
उसकी बातें सुनकर नीता भी फफक कर रोने लगी। शिखा का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में दबाकर अमित कहने लगा, ठीक है, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम उन्हीं गलतियों को लेकर अपने जीवन को नर्क बनाते रहे। जिंदगी हमसे यही चाहती है कि हम अपने उजाले खुद तय करें और उन पर यकीन रखें। जस्ट बिलीव एंड विन। अवसाद और तनाव के अंधेरे को हटाकर जीवन की खुशियों के उजाले से भरना कोई कठिन काम नहीं है, बशर्ते हमें बीती बातों को भूलने की क्षमता हो। सीखा, एक डर आ गया है तुम्हारे अंदर, उस डर को तुम्हें बाहर निकालना होगा। क्या तुम्हें अपने माता पिता की फिक्र नहीं है कि उन पर क्या बीतती होगी तुम्हारी ऐसी हालत देखकर? अरे उन्होंने तो तुम्हारा भला ही चाहा था ना। अपने लिए, अपने माता पिता के लिए तुम्हें इस गंधाते अंधेरे से निकलना ही होगा सीखा। अमित की बातों का कुछ कुछ असर होने लगा था शिखा पर। कहने लगी, हम अपनी खुशियाँ, अपनी पहचान, अपना सम्मान दूसरों से मांगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है अमित? क्योंकि हमें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। अपनी आंखें खोलकर देखो गौर से, तुम्हारे सामने तुम्हारी मंजिल है। अमित की बातों ने उसे नज़र उठाकर देखने पर मजबूर कर दिया, जैसे वह कह रहा हो कि शिखा, आज भी मैं उसी राह पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। बस तुम्हारी हाँ की देर है शिखा। फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। अमित के सीने से लग शिखा बिलक बिलक कर रो पड़ी, जैसे सालों का गुबार निकल रहा हो उसकी आंखों से बहकर। अमित ने भी उसे रोने दिया ताकि उसके सारे दुख दर्द उनकी आंसुओं के सहारे बाहर निकल जाए और वह अपने डरावने अतीत से बाहर निकल सके। बाहर खड़े मोहन और नीता की आंखों से भी अविरल आंसू बहे जा रहे थे, पर आज ये खुशी के आंसू थे। दोस्तों, इस कहानी के संदर्भ में आपके जो विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।